दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 5 फैक्ट्स चैनल पर। हो सकता है एक पैसा या एक बटन, एक चीरियों के बारे में सोचें। इसकी ऊंचाई लगभग आधा सेंटीमीटर होती है। तुलना के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए इससे भी छोटे की बात करते हैं। एक नमक का दाना, ये लगभग 0.3 मिलीमीटर का होता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और भी छोटे बैक्टीरिया सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं। 1 मीटर में 1 मिलियन माइक्रोमीटर होते हैं। एक वायरस लगभग 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। 1 मीटर में 1 बिलियन नैनोमीटर होते हैं। डीएनए का व्यास लगभग 2 नैनोमीटर होता है। एक परमाणु का आकार केवल कुछ एंगस्ट्रॉम्स का होता है। 1 मीटर में 10 बिलियन एंगस्ट्रॉम्स होते हैं। जब आप एक परमाणु के बारे में सोचते हैं तो शायद आप कुछ ऐसा चित्रित करते हैं। बाहर की तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नकारात्मक आवेश रखते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूट्रॉन्स से बना होता है जिनका कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन्स से जिनका सकारात्मक आवेश होता है। ये मॉडल एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाती। एक, न्यूक्लियस का आकार इस मॉडल की तुलना में बहुत छोटा होता है। यदि मैं इसे मापदंडानुसार एनिमेट करता तो आप इसे देख भी नहीं सकते थे। यही बात इलेक्ट्रॉन्स पर भी लागू होती है। एक और चीज जो गलत है वह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे एक ग्रह एक तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। दुर्भाग्यवश यह अभी भी कई पाठ्य पुस्तकों में सिखाया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। आइए कुछ पृष्ठभूमि कवर करें। 2000 साल से भी पहले प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने यह विचार रखा था कि सब कुछ छोटे कणों से बना होता है। उन्होंने इन छोटे कणों को परमाणु कहा। 1800 के दशक में हमने अंततः विज्ञान का उपयोग करके यह साबित करना शुरू किया कि ये परमाणु वास्तव में मौजूद है। पहले हमने सोचा कि परमाणु ऐसे दिखते हैं, एक सकारात्मक आवेशित गोला जिसमें नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन्स तैरते रहते हैं। फिर हमें पता चला कि यह सकारात्मक आवेशित गोला वास्तव में बहुत छोटा है। हमने इसे न्यूक्लियस कहा। धीरे धीरे हमें पता चला कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना है। ये इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल थे। पहले हमने सोचा उन्हें कुछ करना ही चाहिए, तो शायद वे इस तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। हमने इन्हें शेल्स कहा। शेल्स में केवल एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन्स उतने अधिक शेल्स। जल्दी ही हमें पता चला कि ये शेल्स यह निर्धारित नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के कितने करीब हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक अप्रत्याशित होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते तो वे क्या करते हैं? आइए परिक्रमा के एक विचार से शुरू करें। यहाँ हमारे पास पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगर पृथ्वी आज यहाँ है तो हम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग करके ठीक ठीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 3 महीने बाद पृथ्वी कहाँ होगी। हमें पता है कि पृथ्वी कहाँ है और वह कहाँ जा रही है। अब आइए परमाणु के आकार में जाए। एक इलेक्ट्रॉन के साथ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। हम यह नहीं जान सकते कि यह कहाँ है और यह कहाँ जा रहा है। हम किसी भी समय केवल एक या दूसरे को ही जान सकते हैं। इसका मतलब है कि यह वास्तव में जानना असंभव है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह यह है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा इसका अनुमान लगाना। इस क्षेत्र को सबसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में जाना जाता है। हालांकि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे तो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानने की आवश्यकता होगी। यह परिक्रमा के समान नहीं है। ऑर्बिटल्स विशिष्ट आकार होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर आप कॉलेज की रसायन शास्त्र कक्षा में होते तो आप अध्ययन कर रहे होते कि जैसे जैसे आपको अधिक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये ऑर्बिटल्स कैसे भरते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के लिए चीजों को सरल रखना चाहूंगा। तो संक्षेप में, इलेक्ट्रॉन्स अनिश्चित होते हैं। हम उनके यात्रा पथ को नहीं जान सकते, केवल यह कि वे यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पाए जाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि भले ही यह परमाणु को दर्शाने का एक लोकप्रिय तरीका है, यह भ्रामक हो सकता है। बस जो हमने सीखा उसका पुनरावर्तन करें। सब कुछ परमाणुओं से बना है।
परमाणु बेहद छोटे होते हैं, न्यूक्लियस और भी छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते, उनका पथ अप्रत्याशित होता है। सभी को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगली बार फिर मिलेंगे।